बड़े को क्या करोगे, हमेशा मुंह से ये निकलता है आप भी ज्वाइन करें। जो सीनियर होते हैं उनसे बहुत झगड़ा मिलता था, रात रात तक सोना नहीं मिलता था कई बार। और गोरखा राइफल जो होती है उसे एक इन्फेंट्री का एक डायमंड माना जाता है बोलते हैं। ये चीजें मैं धीरे धीरे करके अपना एचआर जब मैंने ज्वाइन किया, ये चीजें मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। हम ये भी देख रहे हैं कि बंदे का हम ग्रोथ रोल ग्रोथ कैसे उनको दे सकते हैं। विल टू लर्न टू किल, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जॉब्सी चेजिंग क्यूरियोसिटी। कितना प्राउड हो सकते हैं आप किसी से बात करते वक्त। मैं उससे ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आज हमने जिनको इनवाइट किया है उनका नाम है मेजर सुमित चिब्बर। आर्मी में रह चुके हैं, गोरखा राइफल्स को सर्व किया इन्होंने। इनकी 7 जनरेशन्स आर्मी को सर्व कर चुकी हैं। इनकी लास्ट 3 जनरेशन्स गोरखा राइफल्स को सर्व कर चुकी हैं। आर्मी के बाद इन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर में अपना करियर स्टार्ट किया और वाइस प्रेसिडेंट एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। लेट्स वेलकम मेजर सुमित चिब्बर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बहुत ही प्लेजर की बात है कि आपसे मेरी बात हो रही है। आपने मुझे एक मौका दिया आपसे डिस्कस करने का, लोगों से मेरे को मिलने का, जो यंगस्टर्स हैं उनसे बात करने का। थैंक यू सो मच सर, बहुत वेलकम है आपका। और मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी आज डिस्कशन हो रही है, इसका जो बेनिफिट है ये यूथ ऑफ इंडिया उठाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग्स हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं। आर्मी से आने के बाद आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चूज़ किया, आप एक एचआर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और शेप कर रहे हैं इंडिया के फ्यूचर को। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या रीज़न है कि आपकी जो फैमिली है या जो आपने भी चूज़ किया, सबसे पहले आपने आर्मी को चूज़ किया एज अ प्रोफेशन। आपकी जो एजुकेशन थी वो दिल्ली से हुई। हाँ जी। आपकी कॉलेज दिल्ली से हुआ, आपने एमबीए दिल्ली से किया और उसके बाद आपने जाके चूज़ किया आर्मी को। क्या वजह है? सर देखिए, वजह तो आपने जो बताई, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो घर से मिलता है पहले। जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल से लर्निंग मिलती है, घर से मोटिवेशन मिलता है। मैं अपने फादर को जब भी देखता यूनिफॉर्म में, एक मोटिवेशन मिलती थी। और जब छोटे थे तो रिश्तेदार पूछते थे बड़े को क्या करोगे, तो हमेशा मुंह से ये निकलता है आप भी ज्वाइन करेंगे और या पापा की तरह बनेंगे इस टाइप से। तो एक तो वो रीज़न था। और जो एमबीए करा, ग्रेजुएशन करी, एमबीए करा, तो मौके और आए। ऐसा नहीं था कि मौके नहीं मिले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के, बट सोचा हुआ था कि जाएंगे फौज में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही था जो मेरे घर से मेरे को मिला, और यही रीज़न था। फिर मैंने अपना सितंबर 2000 में जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरी आर्मी की जर्नी आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हुई 2001 सितंबर से। ग्रेट सर, ग्रेट। सो आपकी ये जो जर्नी थी, आप आर्मी में गए, तो एज अ सिविलियन हम लोग तो बहुत सिर्फ आर्मी को ऊपर से जानते हैं। आपको एज अ सिविलियन जब अपने आर्मी में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, क्या दिक्कतें आई? सर देखिए, दिक्कतें जो होती हैं, डिफिकल्टीज जो इसे बोलते हैं हम लोग, ये दिक्कतें जो बोलते हैं वो माइंडसेट है हमारे माइंडसेट में। अब जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, मैं आपको अपने ट्रेनिंग डेज से ही बताता हूँ, जब ट्रेनिंग के लिए हम गए थे तो हमारे लिए सब कुछ नया था। इवन दो मेरा बैकग्राउंड आर्मी का था, मैं काफ़ी ज़्यादा कैंट्स में पढ़ चुका हूँ, रह चुका हूँ कैंट्स में, मैं काफ़ी सारे कैंट्स में रहा हूँ, मैंने सब देखा हुआ है एक तरीके से। जब मेरे डैड सर्व कर रहे थे, बट वहाँ पर मैंने देखा था एज अ किड। बट जब जाके ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग की बातें मैंने सुनी थी, ऐसा नहीं था मैंने नहीं सुना कभी ट्रेनिंग की बातें। जो यंग ऑफिसर्स आते थे वहाँ पे कमीशन होके, उनको देखकर बड़ा औ था हम लोगों को, कि यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, रेबैंड्स पहन के घूम रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं। तो एक तो वो भी हमें लगता रहा, और ट्रेनिंग की जो सुनते दिक्कतें आएंगी, तो वो माइंडसेट वाली बात थी। तो ऑब्वियसली आप जब जाते हैं अकेडमी में तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अकेडमी में अगर मैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करूँ, वहाँ टाइम स्पैन कम होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड और आपका जो है मेंटल स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों को छोड़ के आप वहाँ रहेंगे। चाहे 1 साल की ट्रेनिंग होती है, बट वहाँ जाके नए दोस्त मिलते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो डिफ़िकल्टीज एक तो ये आती हैं कि आपका सेपरेशन होता है आपकी फैमिली के साथ, जो कि काफ़ी लोग ऐसे नहीं सह पाते इस चीज़ को।
बट ग्रेजुअली जब हम नए लोग मिलते हैं वहाँ पर और ग्रेजुअली हमें जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पे, तो दे आर लाइक अ फैमिली ओनली, इवन तो दे डोंट शो, मतलब वो शो नहीं करते कि वो फैमिली की तरह है, बट एक एल्डर भाई की तरह सबका ध्यान रखा जाता है। सो वो डिफ़िकल्टीज पक्का ही थी। पहला हफ्ता 10 दिन 1 महीना मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ को, गर्लफ्रेंड्स को, उन सबको बहुत मिस किया हम लोगों ने। और जो सीनियर्स होते हैं उनसे बहुत झगड़ा मिलता था, रात रात तक सोना नहीं मिलता था कई बार। बट वो चीज़ें फिर उन चीज़ों ने हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। तो जिसे बोलते हैं ना, हर डिफ़िकल्टी के पीछे एक लर्निंग है और एक एक्सपीरियंस है। और डिफ़िकल्टी शुड नेवर स्टॉप यू। आप डिफ़िकल्टी को सोच कर आएंगे कि ये स्टॉप कर रही है तो आप रुकेगा, आपको उसको पार करना। और यही हमें इस ट्रेनिंग के दौरान में सिखाया गया था। और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती हैं। आपका जो है ग्रुप ट्रेनिंग हो गया, आपका सिंगल ट्रेनिंग हो गया, प्लेटून ट्रेनिंग हो गया, तो जो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती हैं उसमें आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। और कैसे 9 महीने निकले पता ही नहीं लगा फिर। सही बात। सो आर्मी जो आपने शुरू की, और आपने गुरखा राइफल्स को, गुरखा राइफल्स ने आपको चूज़ किया, और आपकी लास्ट 3 जनरेशन को गुरखा राइफल हमेशा चुनती आई है। सो गुरखा राइफल्स कैसे डिफरेंट है दूसरी जो टीम्स होती? तो देखिए, जो द गोरखा राइफल्स है, कोई ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट है। आर्मी की हर रेजिमेंट, हर यूनिट का एक अपना ही एक ऑरा है, अपनी हिस्ट्री है। मैंने इसे चूज़ किया था क्योंकि मेरे फादर उसमें रहे हैं, मेरे ग्रैंड अंकल उसमें रहे हैं, तो मैंने इसे चूज़ किया था। जैसे पेरेंटल क्लेम बोलते हैं कि आप एक पीसी बोलते हैं, पेरेंटल क्लेम होता है। तो वो मैंने चूज़ किया मैंने। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बाकी जो रेजिमेंट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस है। इट इज़ जस्ट कि एक गोरखा का एक अलग सा ऑ होता है। जो सोल्जर्स होते हैं, जो हिल ट्रूप्स होते हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो थोड़े ऐसा नहीं कि बाकी सोल्जर्स के मुकाबले वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो उन्हें थोड़ा सा ये माना जाता है कि मोर सिंसियर, मोर डेडिकेटेड। तो और गोरखा राइफल जो होती है एक तरह कैसे एकेडमी के टाइम पे उसे एक इन्फेंट्री का एक डायमंड माना जाता है बोलते हैं। तो काफ़ी लोग उसे चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसका एक रहन सहन गोरखास का अलग होता है। हिल, जैसे हमको बताया, हिल ट्रूप्स हैं वो सारे के सारे, उनका सेंसिटिव लेवल, उनका डेडिकेशन लेवल, उनका फिजिकल स्टैंडर्ड्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये इसके चूज़ करने के जो होते हैं गोरखा राइफल के, आपको एक ये भी चीज़ देखना होगा कि आपको अपने ट्रूप्स के साथ में जब आप जाते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उनके लेवल का होना चाहिए, या उनके एट पार तो होना चाहिए। तो एक ये भी एक डिफ़िकल्टी आती है कई बार क्योंकि ट्रूप्स जो होते हैं वो आपको तभी रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप उनके लेवल तक एट पार, अगर आप फिजिकली उनके फिजिकली मेंटली उनके स्ट्रांग हो सकते हैं। तो मेरा गोरखा राइफल चूज़ करने का सिर्फ यही रीज़न था, बिकॉज जैसा आपको मैं बताया कि फादर का और ग्रैंड अंकल का वो मैं देखा था, मैं उनको यूनिफॉर्म में। और सबसे सिंपल यूनिफॉर्म होती है हम लोगों की, कोई तामझाम नहीं होता है, काले तारे होते हैं, चिपकाने भी नहीं पड़ते उनको तो मेरा गोरखा राइफल चूज़ करने का वही एक एम था कि बस मैं अपने डैड के फुटस्टेप में जाना चाहता, तो अपने ग्रैंड डैड के फुटस्टेप में जाना चाहता। सर, आपको मैं वैसे तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो ये जॉब्जी द चेजिंग क्यूरियोसिटी जो ये हमारा टॉक शो है, वैसे तो इट इज़ अबाउट यूथ ऑफ इंडिया, हाउ एस्पायरिंग यूथ कैन गेट सक्सेस इन देयर लाइफ्स। बट मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, आई फील सो प्राउड, सो सिक्योर, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू। हमेशा कभी भी हमारे अंदर देशभक्ति कम नहीं हो सकती जब तक आपके जैसे लोग हैं जो अपनी अच्छी खासी लाइफ को अपने घर वालों को छोड़ के आर्मी ज्वाइन करते हैं, और हम सिविलियंस को हमेशा सेव करके रखते हैं एनिमीज से। थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल द व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से थैंक यू। सो क्या आपकी एडवाइस है? अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो मेरे को फाउंडर हैं अर्पित गोयल, उनका फर्स्ट लव है आर्मी। अच्छा। लेकिन उनका हो नहीं पाया, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में आए, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे। आज वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, पर क्योंकि हमारी टीम है और कुछ काम इंपॉर्टेंट है, तो वो आज आ नहीं पाए। लेकिन उनकी तरफ से भी मैं आपको विश करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो कुछ एडवाइसेस एस्पायरिंग आर्मी मैन के लिए, जो भी यूथ है आर्मी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आपका मैसेज? सो देखिए, आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एयरफोर्स है या नेवी है, आप जॉब समझ के मत ज्वाइन कीजिए। ये एक पैशन, राइट। जैसे हम लोग बोलते थे या अभी भी बोलते हैं, आर्मी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, राइट। बट अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि ये 9 to 5 जॉब है, ये 9 to 5 जॉब नहीं, राइट। 24 आवर्स की जॉब है, राइट। और एक बहुत ही
फैमिली ओरिएंटेड टाइप आपका रेजिमेंटेशन हो जाता है। आप जिस रेजिमेंट में जाते हैं कि आप 20 साल 21 साल वहाँ काटते हैं। चलिए मैं शॉर्ट सर्विस था, मैं 5 साल करके आया, बट वो 5 साल का जो एक तरह का मेरा टाइम था, कनेक्शन है, कनेक्शन जो है वो अभी भी है मेरे यूनिट के साथ में, मेरे जवानों के साथ में। अभी भी हम लोग फेसबुक में या लिंक्डइन में या इंस्टाग्राम में हम कनेक्टेड रहते हैं। जब भी मेरे फौज का रेजिंग डे होता है तो मैं अपने अपने जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, उनको विश करते हैं, तो कनेक्शन बन जाता है। तो देखिए मेरा, जैसे मैंने पहले कहा था, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बिल्कुल ठीक रखना है। आप ये सोच के मत जाइए कि सारा कुछ वहाँ सीखेंगे आप। आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ और जो मेंटल कैलिबर बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक रखना है। जाने के बहुत तरीके हैं। आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं 12th के बाद में। आप ग्रेजुएशन करके जो है, आप जरूरी नहीं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट ही होना है आपको। आप ग्रेजुएशन करके CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आप जा सकते हैं, और उसमें आप IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि परमानेंट कमीशन है, या ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो OTA है। अब OTA की 2 ब्रांच है, चेन्नई में, गया में, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस यही है कि अगर IMA के थ्रू जाते हैं आप तो आपको मिनिमम 20 ईयर्स सर्विस करनी पड़ती है, पेंशनेबल सर्विस जो होता है। और OTA जो हो गया अब 10 ईयर्स हो गया मिनिमम, पहले हमारे टाइम में 5 ईयर्स था। तो मेरा जो मैसेज रहेगा यूथ से यही रहेगा, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। आपका बहुत ध्यान रखती है, जैसे आपने बोला कि आर्मी वाले देश का ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आपका ही उतना ध्यान रखती है। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, चाहे कॉर्पोरेट है, कि मैंने कॉर्पोरेट भी देखा है, और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैंने कॉर्पोरेट भी देखा है और मैंने आर्मी भी देखा। उतार चढ़ाव तो हर जगह आते हैं, बट आप कितने स्ट्रांग है, ठीक है। आपका जो एक मेंटल स्टेमिना क्या चीज़ कहाँ तक ले सकता है। जैसे जस्ट टू गिव एग्जांपल, हम लोग इन्फेंट्री के लिए, कमांडो कोर्स के लिए हम जाते रहे हम लोग, जो कि एक मैंडेटरी कोर्स होता है एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो इन्फेंट्री में होता है। वहाँ जाके आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी कितना ले सकती है आपका, और इट इज़ ऑलवेज योर माइंड इज अबव योर बॉडी से बोलते हैं। जो आपका दिमाग है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है वो। तो वही चीज़ है आर्मी के अंदर में। आपको एक तो ये पक्का सिखाया जाएगा कि आप कैसे अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी बहुत सी हो जाती हैं, आपकी टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है आपका, जो कि आगे जाके कॉर्पोरेट में जो लोग जाना चाहते हैं, जैसे मेरे को बहुत मदद की इन चीज़ों में। जैसे अगर आपको बताऊं, मैं ग्रेजुएशन टाइम तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था, राइट। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सेमिनार्स, डिस्कशंस, ये सब तैयारी, बिकॉज मेरा मेन एम जो था हमेशा से था आर्मी ज्वाइन करनी, तो मैं तैयारी बहुत करी इसके लिए। ऑब्वियसली जैसे आपको बता रहे पीछे, ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया, आपका थ्योरी में मैं थोड़ा वीक रहा था, तो पढ़ाई लिखाई उसके लिए मैंने करा। 6 महीने मैंने जम के CDS के लिए तैयारी करी थी, और 3 से 4 घंटा मैं पढ़ता था। उसके बाद में मैंने अपने आप को जनरल नॉलेज के साथ रोज़ क्या हो रहा है, मतलब आपका आए दिन नॉलेज में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर से अपने आप को अपडेट करता रहा, ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो। CDS एग्ज़ाम, रिटन एग्जाम सब क्लियर कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पढ़ाव जिसे बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि SSB में हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है। अच्छा। जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू होता है, उन्हें जो क्वालिटी जो वहाँ पर पैनलिस्ट बैठे होते हैं, ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है, 5 डेज़ का, जिसमें वो आपका साइकोलॉजिकल, आपका फिजिकल, आपका मेंटल और आपका थियोरेटिकल नॉलेज सब देखते हैं उसमें। आपका उसमें ये देखते हैं कि आपका बॉन्डिंग कैसा होता है, ग्रुप के साथ में आप कैसे बिहेव करते हैं, आप अगर आपको एक इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है आप कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप टास्क दिया जाता है आप कैसे बिहेव करते हैं। 5 डेज़ का आपका पूरा एक इंटरव्यू हो रहा है, और सक्सेस रेट बहुत कम होता है। जो सक्सेस रेट है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर सोचिए 10 बंदे ग्रुप में हैं, कई बार तो 10 का 10 ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो सबको हायर कर लेंगे। मेरे सामने ही हुआ है, जो हम जब गए थे 2000 की बात है, जो जिस ग्रुप में मैं था, हम लोग 125 थे, हम 125 में 11 का हुआ था हमारा सिलेक्शन, राइट। हमसे पहले बाद में एक बैच आया था, वो पूरा वॉश आउट हो गया था। देखिए डिफेंस फोर्सेस का ना बहुत सेट क्राइटेरिया है। हमें ये चाहिए, इसे OLQs बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोलते हैं। कुछ इनबॉर्न होती हैं, कुछ आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान, आर्मी की सर्विस के दौरान में आपकी अपना ग्रो करती हैं। बट जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर होनी ही चाहिए, और वो उसको वो जो पैनलिस्ट हैं वहाँ पे, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जिनको सिखाया जाता है कि कैसे ये इंटरव्यू लेना है, राइट। सो वो आपकी वही क्वालिटीज़ देखें। आप में अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है, या एक क्वालिटी मिसिंग है इनबॉर्न, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप जनरल साहब के बेटे हों, चाहे आप कर्नल साहब के बेटे हों, चाहे आप एक सिपाही के बेटे हों। अच्छा। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। फौज में कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी का भी रिकमेंडेशन लेके आइए, फौज का क्राइटेरिया सेट है, आपका ये चाहिए तो हो जाएगा, नहीं होगा तो, मतलब ये नहीं बोलते वो लोग कि आप फौज से नहीं बने, बोलते कि
फौज आपके लिए नहीं बनी, राइट। तो आप किसी और चीज़ के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। डिमोटिवेट नहीं करते। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करते वो लोग। वहाँ पर जब लास्ट डे डीब्रीफिंग होती है, दे नेवर से कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दे ऑलवेज से कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लिए नहीं बना हुआ, बट यू कैन डू बेटर इन सम अदर फील्ड ऑफ वर्क। सो जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हताश ना हो, अगर आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ, चांसेस मिलते हैं आपको, हताश नहीं हो, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। अगर आपको लगा कि ठीक है मैं, और आपको अपना भी पता लगता है। जो हम एसएसबी के लिए गए थे, जो मेरे कुछ वहाँ फ्रेंड्स में थे जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैंने देखा था कि कुछ बाकी सेकंड थर्ड, क्योंकि हमारे कोर्स में बनकर आ गए थे बाद में वो लोग, या हम जूनियर बनकर आ गए थे वो, तो उन्होंने सेकंड टाइम थर्ड टाइम भी अगर नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कोचिंग क्लासेस ली। ठीक है, मैं रिकमेंड ये नहीं बोल रहा कोचिंग क्लास लेनी चाहिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपके ऊपर है, बट हताश नहीं हो। अगर आपने सोच लिया कि मेरे अंदर क्या कमी थी, तो आपको खुद ही सोचना है। मैं नहीं बता पाऊंगा कि वरुण के अंदर में क्या कमी है, वरुण नहीं बता पाएंगे इसके पीछे अंदर क्या कमी है। सो वो आप देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या कमी रही है, आपकी क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आया, या आपको टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आया, या इंडिविजुअल टास्क में कुछ प्रॉब्लम आया, या ग्रुप टास्क में प्रॉब्लम आया, वो आपको पता लग जाएगा। आपको वो फीडबैक नहीं देंगे, आपको वो फीडबैक आपको खुद ही लेना अपना, एंड ग्रेजुअली जो है वो आप क्लियर कर लेंगे अगर आपके अंदर में क्वालिटीज आ जाती हैं। सो जो भी हमारे आर्मी मैन, एस्पायरिंग आर्मी मैन है, वो प्लीज़ ध्यान रखिए इन बातों का। सो सर, जैसे आपके आर्मी का जो 5 ईयर का टाइम था वो पूरा हुआ, आप सिविलियन लाइफ में दोबारा लौट के आए और आपने एचआर डोमेन को चुना क्योंकि आपने एमबीए एचआर में किया था, और आज आप एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी में एचआर स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या लर्निंग्स थी आपकी जो आर्मी से आप यहाँ लेकर आए और आपने यहाँ इम्प्लीमेंट की? जैसे आर्मी के अंदर भी हम लोगों को छोटी छोटी टीम्स दी जाती थी लीड करने के लिए, जैसे प्लेटून लेवल बोलते हैं। तो जैसे मैं प्लेटून कमांडर था, 30 से 40 लोगों को मैं अपना कमांड कर रहा था। कंपनी कमांडर बना तो अराउंड 150 से 200 लोगों को कमांड कर रहा था। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है अपनी टीम के साथ के बॉन्डिंग बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम मेंबर को पसंद क्या है, क्या उसका नापसंद है, उसके घर में फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, उसकी फेवरेट कलर कौन सा है, उसका फेवरेट एक्टर कौन सा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारा टाइम जो है आप उनसे लड़ते रहें, झगड़ते रहें और आप अपना ऑफिसर्स का ऑरा दिखाएं उनको। टीम के साथ में बॉन्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ मेरे को एचआर में भी लगता है। बिकॉज एचआर है क्या, ह्यूमन रिसोर्स जो है, हम आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, हम एआई की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बट सारा कुछ तो ह्यूमन रिसोर्स के पास ही है। एज एचआर नहीं, ह्यूमन रिसोर्स बोल रहा हूँ कि कंपनी का एक सबसे बड़ा एसेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। उसको कैसे मोटिवेट रखना है, उसको कैसे आप उसका करियर प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे, आप उसको जॉब रोल उसका ठीक टाइम पे उसका है या नहीं, उसका जॉब सैलरी उसकी ठीक है या नहीं, वो सब मेरे को आर्मी ने काफ़ी सिखाया मेरे को। उस टाइम मैंने ये सीखा कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, ह्यूमन नेचर कैसा होता है, कैसे एक टायरिंग सिचुएशन में, एक मुश्किल सिचुएशन में आप कैसे अपने टीम मेंबर को मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो आपके साथ हाथ पैर पे पैर रख के चले, या आपका हाथ पकड़ के साथ चले, आपका या आप उसका हाथ पकड़ के चले। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे करके अपना एचआर जब मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट कॉर्पोरेट ज्वाइन की, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। क्योंकि एज अ लीडर अगर मैं हूँ तो मैं ये सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आपने टास्क दिया और बोला काम हो गया। लीडरशिप क्वालिटीज़ ये भी होती हैं, आपने टास्क दिया, आपने उनको एक रोड मैप दिखाया, आपने उनको एक ग्रोथ पाथ दिखाया, आपने उनको कैसे उसमें चलना है, और अगर वो फंसे हैं वहाँ पर, अगर वो फंसे हैं तब आपको आगे आना है। बिकॉज ये भी नहीं आप कर सकते कि आप उनको सारा टाइम बोलोगे मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे करो, ऐसा नहीं होता। बिकॉज नहीं तो जो आगे वाला बंदा आपका टीम मेंबर है या आपका जो टीम जो आपका साथी है उसका ग्रोथ कैसे होगा। तो ये चीज़ें मेरे को आर्मी ने सिखाई, और यही चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट करी एचआर में अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा जो एचआर होता है वो कस्टोडियन है एक ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब बोलूँ कस्टोडियन है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को लेकर आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में नया कल्चर लेके आ रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है किसी को एक करियर देने का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी का जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कर रहा हूँ एज ए एचआर, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बंदे को जब बताऊँ क्या उसका जॉब रोल क्या है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा, वो मैं तभी समझा पाऊंगा जब तक मेरे को नॉलेज नहीं होगा। ये भी मेरे को फौज ने सिखाया पूरा कि कैसे आप अपने
जिस काम में हो उसका नॉलेज आपको कैसा होना चाहिए, ताकि आप दूसरों को कैसे वो सेल कर सको। तो वो बहुत चीज़ें मेरी जो है आर्मी ने सिखलाई, आर्मी की सिखलाई मुझे बहुत काम आई है। अच्छा, सो क्या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जहाँ पे हमारा जो यूथ है या तो वो लैक कर रहा है या उसको उन पॉइंट्स पे इम्प्रूव कर लेना चाहिए? ठीक, तो ये बहुत ही वैलिड आपने ये क्वेश्चन पूछा है। जो लैक कर रहा है, पहले मैं ये बताऊंगा, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आजकल यूथ थोड़ा लैक कर रहा है। शॉर्टकट जिसे बोलते हैं ना, शॉर्टकट, मैं सबके बारे में नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारे लोग Exceptions are always there. बट जिसने भी जो भी यूथ शॉर्टकट पाने की कोशिश करेगा उसका करियर कभी इनिशियली ग्रो नहीं कर पाएगा और बाद में ग्रो भी नहीं करेगा। आप शॉर्टकट मार के आप बार बार जॉब्स को चेंज कर सकते हैं, आप शॉर्टकट मार के थोड़ा टाइम पे अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, बट एक टाइम पे आके आपको स्टेबल होना है। तो स्टेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी है। तो वो जो है, मैं आजकल देखा है यूथ जो है, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे आईटी, नॉन आईटी, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, जिसमें भी आ रहा है, तो लोग रुकते नहीं है, वो रुक नहीं रहा। अभी कैंपस से ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद में दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर 6 महीने के बाद में दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया। वो बहुत चीज़ अभी मिसिंग हो रही है। अब अगर हम अपने पेरेंट्स की बात ही कर लें, जैसे मैं तो चलिए फौजी बैकग्राउंड से, तो मैंने तो अपने डैड को पूरा आर्मी में देखा है, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो नॉन डिफेंस बैकग्राउंड में थे, उन्होंने 25-25, 20-20 साल एक कंपनी में रह के जो है अपनी उम्र काट दी है। और उन्होंने अच्छा किया, ऐसा नहीं किया कि उनको जो भी लाइफ की चीज़ें चाहिए होती थी या जो भी बेसिक नेसेसरी चाहिए होती वो पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है, हाँ उस टाइम पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी, बट आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो मैं फिर वो वर्ड कंसिस्टेंसी का जो बात हो रही है वो लैक हो रहा है, वो बहुत मिसिंग कर रहा है। सेकेंड थिंग मैं जिसे बोलूँगा, एक डिसिप्लिन की बहुत रिक्वायरमेंट है आजकल यूथ में। अगेन मैं आजकल जो देख रहा हूँ काफ़ी एवरेज 21-22 साल का जो लोग होते हैं, वो डिसिप्लिन इन लाइफ, मैं बोलूँगा डिसिप्लिन नॉट इन वर्क, डिसिप्लिन लाइफ का आपका डिसिप्लिन जो है, मेरा उसका डेफिनेशन ये है, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन बोथ। आप प्रोफेशनल में बहुत अच्छे हैं, आप कर रहे हैं, बट पर्सनल डिसिप्लिन अगर आपका नहीं, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, राइट, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अभी देख लीजिए आजकल हमें मतलब इट्स अ सैड थिंग, बट कितना हम देख रहे हैं 25-27 साल के बच्चों को जो है कैसे हार्ट एलिमेंट्स हो रहे हैं, ओबेसिटी का हो रहा है। सो वो दो चीज़ें मैं मुझे लगता है कि फिजिकल वेलबींग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें लैक हो रही हैं। अच्छा। बट काफ़ी सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उन चीज़ों की तरफ ठीक हो रहे हैं, बट आई से 30-40% ऑफ द यूथ उनको थोड़ा ठीक करना चाहिए ये चीज़। यू आर राइट। सो 3 चीज़ें, हेल्थ, वेलबींग, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर हमारा यूथ ऑफ इंडिया इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेगा, सो जो 30-40% हमारे जो हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग इन दीज 3 एरियाज, तो वो अपनी स्ट्रगल उनका कम हो जाएगा और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। परफेक्ट आंसर। सो क्या आपको लगता है की स्किल्स हैं जो एक एचआर लीडर में होनी चाहिए, जो भी हमारे एचआर प्रोफेशनल्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो क्या वो स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि वो उनको एक्सेल करेंगी नेक्स्ट स्टेप के लिए और एक एचआर लीडर में कन्वर्ट कर देंगी? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जब मैं फोर्थ से जब बाहर आया था, सो मैंने सोचा था या तो मैं एचआर में जाऊंगा या सेल्स में जाऊंगा, और मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल, ना एचआर का ना सेल्स का। सो जब मैं एचआर में घुसा, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो था उसके गेन करने के लिए मैंने एचआर के बारे में पढ़ना शुरू किया। जो भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, टैलेंट एक्विजिशन हो गया, टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो गया, सबके बारे में मैंने पढ़ा और क्या क्या चल रहा है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। सो वो मैंने जो है उसके बारे में जानना शुरू किया। मैंने कुछ कोर्सेज भी मैंने कुछ करे ताकि मुझे पता लगे कि हो क्या रहा है। अपने काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे जो एचआर में थे, जो मेरे एमबीए के फ्रेंड्स थे, उनको मिलता था मैं, और उनसे मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करता रहा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर में हिचक नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर किसी से कुछ पूछूंगा, लर्निंग लूंगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं कुछ सोचता। मेरे से कोई कुछ चीज़ पूछता है तो मैं उस बंदे से बल्कि इंप्रेस होता हूँ कि ये चीज़ मेरे से पूछ रहा है, हो सकता है मेरे को भी नहीं पता हो, लेकिन मेरे को जानना चाहिए चीज़ है क्या। दूसरा मैं बोलूँगा कि जो नॉलेज है, रीडिंग जो होती है, रीडिंग वो आपका नहीं रुकना चाहिए। नॉलेज इज अनस्टॉपेबल। आप कुछ भी पढ़िए, आप अपना डोमेन नॉलेज के बारे में पढ़िए, इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, आप
क्या चल रहा है आजकल देश में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके बारे में पढ़िए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक आदत है, मैं जब भी वापस आता हूँ अपने ऑफिस से, मैं वो आफ्टर वर्किंग आउट अपना फैमिली को टाइम देने के बाद रात को मैं आधा घंटा पक्का कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, कोई ना कोई, चाहे कोई ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो। सो आप जब पढ़ते हैं आपको नॉलेज आती है, और आप पढ़ते हो उस नॉलेज से जो है आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी HR में आप बोल रहे हैं आना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात जो है, सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगता है मेरे हिसाब से, एम्पैथी होनी बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी टू अंडरस्टैंड कि दूसरा बंदा जो है वो जो भी कर रहा है या वो किस स्टेट से गुजर रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, क्या चीज़ है। HR जो प्रोफेशनल हैं, मेरा अगेन पर्सनल व्यू है कि उनमें एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो हम ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हैं, हम लोग हम जो है ह्यूमन एसेट से डील कर रहे हैं। और लिसनिंग स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर मैंने सेट क्वेश्चन ले लिया, या चलिए मैं इंटरव्यू की बात नहीं करूँगा, किसी बंदे ने मैं वो ज्वाइन कर लिया है, अगर मेरे पास में कोई आता है अपना कुछ कंसर्न लेके या कुछ फीडबैक लेके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मैं सुनूँ। और अगर मैंने उसको नहीं सुना, उसका मैं आंसर नहीं दे पाया, या मेरा माइंडसेट कहीं और चल रहा है, सो वो एक अच्छा HR प्रोफेशनल नहीं बन सकता। सो एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर पर्सन, लिसनिंग स्किल्स एंड नॉलेज लर्निंग का एक नेवर से वाला थिंग, वो हमेशा होना चाहिए आपका। मैं अभी भी इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि आर्मी छोड़ने के बाद में मेरा 15 साल का HR का एक्सपीरियंस है, बट अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सब कुछ आता है। और मेरे को कोई क्वेश्चन पूछने में शर्म नहीं है। मैं अभी भी कई बार अपने जो टीम मेंबर्स हैं मेरे, या मेरे कोलीग्स हैं, उनके पास जाके पूछता हूँ कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ कैसा है। उसको जानने के लिए मैं खुद भी गूगल के थ्रू या कोई कोर्सेज के थ्रू उसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ, ताकि वो चीज़ वो सिखाई रही है। मैं किसी से कुछ पूछ के कुछ अपना गवा तो नहीं रहा, बल्कि उससे नॉलेज ले रहा हूँ। करेक्ट। और या मैं उसको बता रहा हूँ तो अपना मैं शेयर कर रहा हूँ, तो या तो मैं नॉलेज ले रहा हूँ या नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है। एक अच्छा HR प्रोफेशनल के लिए मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितना चेंज किया है टेक्नोलॉजी ने एक्विजिशन को, HR डोमेन को। पहले जो जॉब के इश्तिहार आते थे अखबारों में, फिर धीरे धीरे कुछ वेबसाइट्स आ गई, फिर हमारे जैसे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड जॉब पोर्टल्स आ गए हैं, जो रियल जॉब पोर्टल्स हैं। वी आर नॉट डेटाबेस कंपनीज, वी आर नॉट टर्निंग HRs इनटू टेलीकॉलर्स। सो क्या लगता है आपको टेक्नोलॉजी का? देखिए, मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है अभी पिछले 5-7 साल में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ChatGPT है या चैटबॉट है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका राइट स्किल सेट को आप हायर कर पा रहे हैं। और देखिए, HR का काम सिर्फ ये नहीं कि उसको हायर करना, HR का काम ये भी है कि उसको कैसे ग्रोथ देनी है जिसको उन्होंने हायर किया है, उसको कैसे पुश करना है, उसको कैसे ट्रेन करना है नेक्स्ट रोल के लिए, उसको कैसे देखना है कि अटायर ना हो, रिजाइन ना करे, उसको कैसे करना है इंगेज रखे अपने आप को सारा एम्प्लॉयज़ का। तो ये भी HR का बहुत बड़ा रोल है। इसमें से जब एक हायरिंग की मैं बात करूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके राइट स्किल सेट, राइट JD के हिसाब से राइट क्वालिटीज़ वाला और राइट कैलिबर वाला बंदा हायर कर लेता हूँ, जिसका जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ माइंडसेट और कल्चर के साथ में वो एकदम तालमेल बैठता है, तो मेरा हायरिंग का जो काम है थोड़ा कम हो गया। अच्छा, ठीक है। तो मुझको अब जो बाकी चीज़ें हैं, करियर प्रोग्रेशन हो गया, एंगेजमेंट हो गया मेरा, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस हो गई मेरी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, राइट, या एनालिटिक्स हो गया, तो वो उसमें HR जो है ज़्यादा कंसिडर कर सकता है। और तब एम्प्लॉय को भी लगता है। जब हम, जैसे अब मैं आपको बताऊँ, हम ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, हमें पता है कि ठीक है, एक ने ज्वाइन कर लिया है, एंड आफ्टर ट्रेनिंग इंडक्शन सारा का मतलब उनको जब जॉब दिया जाता है और वो उसमें कर रहे हैं, तो हम देखते हैं हाँ, ये इस बंदे के अंदर में और भी कैलिबर है कुछ आगे और करने का। फिर उनको हम ट्रेनिंग से डालते हैं। अब डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। आपका ट्रेनिंग चाहे थियोरेटिकल ट्रेनिंग है, क्लासरूम ट्रेनिंग है, फिर बिहेवियरल ट्रेनिंग है, सारा का सारा होता है। सो उसके थ्रू जो होता है वो भी हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। बिकॉज हो क्या रहा आजकल, अगर आपका सिर्फ एक सेशन में बंदा बैठा है, बड़ा मॉनिटरिंग सेशन होगा, उसका फायदा नहीं है। तो उसी के थ्रू जो है हम ये भी देख रहे हैं कि बंदे का हम रोल ग्रोथ कैसे उनको दे सकते हैं। उसी के लिए अलग अलग तरीके जो है, जैसे AI के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर में हम उसकी यूटिलाइज करके हम लोगों ने ये देखा है पिछले 5-7 साल में कि कैसे बंदों का करियर प्रोग्रेशन हुआ है। तो ये बहुत ही टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा
यूज़ है। यूटिलाइजेशन हुआ है और काफ़ी सारा उसका जो एडवांटेज मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को भी, एचआर को भी, एम्प्लॉय को भी। लोग बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ रहा है और वो काफ़ी सारे लोगों की जॉब खा लेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बिकॉज एट द एंड, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, एट द एंड होता क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स ही तो टेक्नोलॉजी बना रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, तो रहेगा, जॉब रोल रहेगा, बट वही है कि कौन उस चीज़ को कैसे राइट टाइम पे अडाप्ट कर लेता है, कैसे उसको राइट टाइम पे उसके फीचर्स को आगे बढ़ाता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है और कैसे वो बेनिफिट लेके जाता है। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी तो। एब्सोल्युटली। सो आप जैसे आप लोगों से मिलते हैं, हायरिंग करते हैं, सो स्किल गैप आपको फील होता है कि हम एज अ एम्प्लॉयर, एज अ एचआर, हम कुछ ढूंढ रहे हैं हाँ। और जो जब हम लोगों से बात करते हैं हायरिंग के लिए, तो वहाँ स्किल्स कुछ गैप है। देखिए, स्किल गैप, आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्किल गैप की बात आपकी सही है, होता है, स्किल गैप होता है, बट मैं सिर्फ ये नहीं नोट करता कि बंदे का जो है प्रोफेशनल स्किल के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ बंदे का पर्सनल स्किल कैसा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं बंदे को हायर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसका नॉलेज, डोमेन नॉलेज नहीं देखूंगा मैं उसको, राइट। आपको एग्जांपल दूं, मैं ये नहीं बोलूँगा सेल्स के बंदे को सिर्फ सेल्स के लिए हायर कीजिए। सेल्स का बंदे को आप उसको एचआर के लिए, आप उसको एडमिन के लिए, आप उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के लिए भी हायर कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर वो सेल्स का तो कैलिबर है, बट अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ, इस बंदे के बाकी कुछ चीज़ें और भी अडाप्ट करने का है, तो हम उसको कर सकते हैं हायर। और स्किल यूटिलाइजेशन जो होता है, जो गैप, स्किल गैप है, स्किल यूटिलाइजेशन इट्स नाउ डेज, बिकॉज अब हम आज के दिनों में इतने ट्रेनिंग के बाद में, और इतना ट्रेनिंग के हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने हमारे पास में नेक्स्ट लेवल की जो टूल्स हैं हमारे पास में, उनके साथ स्किल गैप को मिटिगेट कर सकते हैं। वेरी नाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा मानना है कि जो नीड होती है बंदे की, ठीक, नीड टू एक्सेल जिसे बोलते हैं, वो जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ मैं जो जज करता हूँ, मैं ये जज करता हूँ इस बंदे के अंदर में लर्निंग एबिलिटी है या नहीं। आप किसी भी एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड के इंसान को आप लेके आ सकते हैं, बट अगर उसके अंदर में लर्निंग एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर में एक्सेल करने का मतलब मुझे आगे बढ़ना है, उसका एम्बिशन नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप चाहे उसको जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दें, आप चाहे उसको जितना मर्जी मोटिवेट कर दें, लेकिन अगर उनको लगता है नहीं, आई एम ओके विद दिस व्हाट आई एम, तो देन द लर्निंग स्टॉप। व्हेन द लर्निंग स्टॉप, आपका प्रोफेशनल करियर में स्टॉप हो गया। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा बंदा भी देखे हैं जिनके अंदर जब आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनके अंदर जो एंथुसियाज्म मैं देखता हूँ वो बहुत हाई होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है। चाहे उनका वो स्किल नहीं है जो मुझे चाहिए, बट मैं उनको हायर करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे मालूम है लर्निंग की वजह से, उनका एंथुसियाज्म की वजह से वो अच्छा कर लेगा, वो जो सिखाने की हम कोशिश करें सीखेगा। एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आप हम जब बात करते हैं तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, मैं ऐसे वर्ड्स अगर बोलूँगा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा, सही। राइट। आपसे मैं अगर आपको कुछ ऐसी बात करेंगे जिसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, कोई वाइब्स अच्छी आ रही है, पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, आई फील गुड अबाउट इट, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये, तो ये चीज़ें मैं पक्का नोट करता हूँ। चीज़ें वेरी मिनिस्क्यूर, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। हम बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं, राइट, हम 2-3 मिनट ही उनके साथ में बैठ पाएंगे जो हमेशा क्रिप करते हैं। राइट। मेरा ये मानना है कि क्रिप करने से क्या मिलता है मुझे बताइए। आप अपना नेगेटिव चीज़ जो दूसरे को बता रहे हैं, या आप खुद ही नेगेटिव हो रहे हैं, उसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। राइट। तो मैं ये चीज़ पक्का देखता हूँ जेटू के टाइम में कि बंदे का एनर्जी लेवल, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसके अंदर खुद सीखने की क्षमता है या नहीं, उसके अंदर में जो है वॉलंटियर करने की क्षमता है या नहीं, कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ ये चीज़, हाँ ये मैं कर लूँगा, हाँ ये हो सकता है, राइट, थोड़ा मुझे आप लोग ट्रेन करेंगे तो मैं कर दूंगा। तो ये जो चीज़ें होती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल टू किल है, विल टू किल है, सो विल टू लर्न टू किल है। तो अगर आपका विल टू लर्न टू किल है तो फिर आप एक्सेल कर जाएंगे, राइट। बिल्कुल करें। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एचआर की लाइफ में टेक्नोलॉजी ने क्या इम्पैक्ट डाला है, और क्या उनको और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाया है टेक्नोलॉजी ने। बिल्कुल, मैं आप मतलब जो इससे तो बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैंने, या 15 साल पहले जब मैंने अपना एचआर का जो रोल शुरू किया था, सो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हुआ करता था, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ वर्क हुआ करता था, ठीक है। वो चीज़ें अब हट गई हैं पूरी। जो हायरिंग का होता था, हायरिंग पहले हम लोग करते थे तो हम कैंडिडेट को मिल रहे हैं, फिजिकल उसको मिल रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, जॉब फेट्स कर रहे हैं, फिर उसमें 100-150 लोग आ रहे हैं,
और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता रहा। वो चीज़ें बहुत छट गई हैं। जैसे कि हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पहले ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने, राइट। कई कई ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। उसमें जो है फिटमेंट काफ़ी ठीक होना शुरू हो गया। ऑनलाइन टेस्ट के बाद में आप उसका बिहेवियर टेस्ट भी ले सकते हैं, आप उसका एनालिटिकल टेस्ट जो होता है वो सब ले सकते हैं। उसमें कम्युनिकेशन का आप उसका टेस्ट हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो राइट फिटमेंट नहीं है फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आधे से लोग हट जाता है। वो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ हुआ है, बहुत उसने काफ़ी जो है टाइम फ्रेम को कम कर दिया है। देखिए दूसरा जो डिस्कशंस होते हैं वो तो फेस टू फेस तो करना ही पड़ता है। मैं आपको जैसे ट्रेनिंग का मैं बहुत मैं एक फ़ैन हूँ। मैं ट्रेनिंग टीम का या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने देखा है कि कितना काम अच्छा हुआ है, उनका कितना काम एक तरह सरल हो गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू जब ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। AI बिल्ड ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, या हम लोग आपका एक तरीके से जो वीडियो ग्राफिक्स ट्रेनिंग बोल रहे हैं हम लोग आजकल, राइट, वो कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपका ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो आपके आ रहे हैं वो कितने एम्फेसिस हो रहे हैं उनका, वो कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसकी वजह से कितना सारा जो है लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपका ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कैंडिडेट का पसवाना के लिए वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि उस वजह से HR जो है वो बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान दे पा रहा है। अभी आपका इंगेजमेंट के ऊपर, जैसे मैं बताया, इंगेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है। जहाँ हम लोग टाइम बहुत ज़्यादा एक्विजिशन में आज से 20 साल 25 साल पहले हम बहुत ज़्यादा वहाँ स्पेंड किया करते थे। गलत कई बार ऐसा होता रहा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है गलत हायरिंग भी कर लिया करते थे। वो सब अब मिटिगेट हो रहा है, वो सब अब कम हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% कम हो गया, बट 70 to 75% चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। और आगे इसका बहुत फ़ायदा होगा, अभी आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। जो भी अस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो काम भी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस जो एज HR आप देना चाहें इतने एक्सपीरियंस के बाद। देखिए मेरा 2-3 चीज़ें बोलूँगा उनको मैं। एक तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आप ये सोच कर मत आइए कि मैंने अपना जो जॉब शुरू कर दिया है, मेरा करियर स्टार्ट हो गया है, अब मेरा लर्निंग स्टॉप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। दूसरा, अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। आपका एक दिन अच्छा होगा, एक दिन खराब भी होगा, राइट। बट अगर आप खराब दिन के बारे में सोचते रहेंगे कि यार ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा हो गया, तो फिर मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिस्टेक्स कीजिए, मैं ये बोलूँगा मिस्टेक्स कीजिए। ये मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमें जो है सिखाती हैं कि आगे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे से मिस्टेक्स नहीं हुई, बहुत मिस्टेक्स होती हैं, प्रोफेशनल मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं, बट उसको रिपीट नहीं करने का। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हम वो कुछ चीज़ कर रहे हैं, जब हमें सब लोग हमें देख रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, कोई हमें नहीं दिख रहा तो हम खराब करते हैं, वो छोड़ना है, वो नहीं करना। जब हमें कुछ कोई नहीं देख रहा, तब भी अगर इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और HR जो है वो कस्टोडियन है एक ऑर्गेनाइजेशन। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, आप टॉक्स पे जाएंगे, आप कैंपस मीटिंग्स में जाएंगे, आप अपने जैसे आप सेमिनार्स में जाएंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटीग्रिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, योर नॉलेज, वो आपका होना चाहिए आप। और उसके लिए जैसे मैं स्टार्ट किया था कि आप ये सोच के मत करिए कि मेरा अब जो लर्निंग ख़त्म हो गया, मेरा लर्निंग स्टॉप हो गया। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। एक तो मेरा ये बहुत है, मैसेज है मेरा। सेकंड, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड आप अपना मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेस आता है, बट स्ट्रेस को बुरा मत मानिए। स्ट्रेस जो होता है वो रहेगा। किसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है, पर्सनल स्ट्रेस भी होते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस भी होते हैं, पर उसको कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए। और वो तभी आएगा अगर आप उससे झुकेंगे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे उससे। अगर आपको एग्जांपल दूँ, स्विमिंग है, स्विमिंग से काफ़ी लोगों को डर लगता है, लेकिन पानी में कूदेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? सही बात है, राइट। साइकिलिंग है, साइकिलिंग से हमें बच्चों में कैसे डर लगता था कि हमारे पेरेंट्स ने पीछे पकड़ के चलाते थे, वो हमें कैसे सिखाया मैंने, या वो जो टायर्स में लगते थे, एकदम टायर्स हटे तो आ गया ना। तो वही वाली बात है। तो किसी भी चीज़ को करने से अगर डर आ रहा है तो ठीक है, डर आना लाजमी है। मैं ये नहीं बोलता डर आना लाजमी नहीं है, लाजमी है, बट जब तक करेंगे नहीं तो कैसे आएगा? करेक्ट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को देखकर मत करिए आप कि ये बंदा बहुत जल्दी जॉब स्विच कर रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका ध्यान रखेगा अगर आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन विल 100%, नॉट इवन 90%, 100% विल थिंक अबाउट यू। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज की यूथ के लिए। करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप कंसिस्टेंट हैं अभी, ध्यान रखना, वहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटी वहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर वो लेने का जज्बा है कि हाँ ठीक है, मुझे एक रोल मैं कर रहा हूँ और आप बोलते हैं हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, तो मुझे ये रोल भी दीजिए, तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखेगा। तो जैसे मैंने बताया, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, योर इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक फोरम में, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फोरम है या पर्सनल फोरम है, आप वहाँ अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सो ये तो बात हुई एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स की या जो अभी काम कर रहे हैं। सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? सर बहुत यूथ बहुत अच्छा है। अब मैं क्या, अगर आप देखिए पूरा वर्ल्ड हमारे लिए कितना अच्छा बोल रहा है। आप देख रहे हैं अभी हमारे इतने बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस बाहर गए हैं, कैसे उन्हें उनको स्वागत किया जा रहा है। इंडिया में जो है बाहर से कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं। यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग इनफैक्ट जितना मैंने पढ़ा है, आई थिंक पिछले नेक्स्ट 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में वी गोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट, डेमोक्रेटिक तो है हम लोग, बट लार्जेस्ट हमारा इकोनॉमी सबसे बड़ा होगा हमारा वर्ल्ड में। अभी आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अभी अब 7th है हम लोगों का जीडीपी के हिसाब से, बट वो आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है इंडिया में। यूथ जो है, मैं बोल रहा हूँ, यूथ बहुत मोटिवेटेड है। यूथ जो है, अभी मैं कितनी बार मैं कई प्लेसमेंट्स पे गया हूँ या टॉक्स के लिए गया हूँ, तो जो मोटिवेशन लेवल है यूथ का बहुत हाई है। इट इज़ जस्ट कि आपको जो है स्टेबल रहना है आपको, ठीक है ना। आपका जो आपने एम बना लिया अगर लाइफ में, उसको अगर उसके लिए आपको उस पर बढ़ते रहिए, रुकिए मत। हिकअप्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है कि हिकअप्स नहीं आते, 100% हिंड्रेंसेस आएंगी। आपको हिंड्रेंसेस जो हैं आपके पर्सनल फ्रंट से भी आएंगी, प्रोफेशनल फ्रंट से भी आएंगी, बट अगर आपने रोड मैप बना लिया है एंड उसको ब्रेक कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं 5 साल में अपने आप को मैं यहाँ देख रहा हूँ, बट उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और उसमें अगर आप फॉलो करेंगे, उसी रोड मैप को फॉलो करेंगे, अपने आप आपको राह मिलती रहेगी, अपने आप ट्वीक करके उसको ठीक से चलते रहेंगे उसके ऊपर में, तो सब हो जाएगा। सो जैसे अभी हम इतने सारे टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अब हम तो हैं ही टेक्नोलॉजी वाले और हम बहुत काम करते हैं टेक्नोलॉजी में। सो मैं आपको बताऊं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतने यूनिक सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं बहुत मेजर प्रॉब्लम्स। हम भी उनमें से एक हैं, पर मैं बात अपनी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बाकी के जो स्टार्टअप कल्चर है, जो टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। यूथ हमारा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि आप उनको प्रॉब्लम बताइए और बैक इन द हेड उनके पास सॉल्यूशन है कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ऐसा कुछ बिल्ड कर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यूथ ऑफ इंडिया से मुझे भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है अगले जो 10 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हमने यूपीआई बनाया है जो बाकी की कंट्रीज़ में भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत ब्राइट है इंडिया के लिए, और हम कुछ ज़रूर कुछ बड़ा करेंगे। आप अगर देखिए, कितनी सारी कंपनीज हैं जिनको खड़ा किया है टीनेजर्स ने। यस, राइट। तो कितना टैलेंट है हमारे यहाँ पे, और वो क्या, वो उन्होंने कुछ विजन था उनका। तो हर यूथ का मैं ये बोलूँगा, आपका विजन तो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोच कर ये कि ठीक है, मेरे पास विजन नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स सब में होते हैं, विजन भी होता है, ठीक है। आप अपना विजन में काम करेंगे, स्किल सेट को आप एनहांस करेंगे, स्किल सेट को ग्रो करेंगे, तो जो आपका रोड मैप है वो आपको पक्का मिलेगा, उसको डाउट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस नोट के साथ थैंक यू बोलते हैं मेजर सुमित चिब्बर को। इस नोट को हम इस तरह ख़त्म नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जय हिंद। जय हिंद सर।